ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल। आज स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का 12th का चैप्टर सॉल्यूशन। ओके। सॉल्यूशन बैकग्राउंड नोट्स थोड़ा अवॉइड करना, और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ शॉर्ट नोट सीरीज़ है। इससे अटेंड करने के बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपको फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूँ। इसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले देखते हैं सॉल्यूशन। हमें पता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्यूशन एग्जिस्ट जो करते हैं इन किस केस में? सॉलिड में हो सकते हैं, लिक्विड में हो सकते हैं और गैस में हो सकते हैं। ठीक है। अब इनके हम देखेंगे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है। तो पहला देखते हैं वेट बाय वेट, या फिर इसे हम कहते हैं परसेंटेज बाय मास, या फिर हम इसे मास परसेंटेज कहते हैं। मास परसेंटेज कैसे? ये क्या होता है? वेट बाय वेट जो होता है ये तुम्हारा होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100 परसेंटेज में कर दिया। इसका मतलब क्या है? 10% वेट बाय वेट अगर दिया है, 10% वेट बाय वेट H2SO4 अगर दिया है एग्जाम्पल के लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? जो 10 ग्राम ऑफ H2SO4 है वो क्या है? प्रेजेंट है किसमें? इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका मतलब है। ये फर्स्ट। सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म आती है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या फिर परसेंटेज बाय वॉल्यूम कह सकते हैं। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या फिर हम वॉल्यूम परसेंटेज बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है? सेम वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इंटू 100। सेम वही, अगर 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है, ठीक है, एक्स सोल्यूशन, कोई भी एक्स सोल्यूशन दिया है, तो क्या कहेंगे? 15 ml ऑफ एक्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। यहाँ से ये कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएगी तुम्हारी परसेंटेज, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, या फिर इसे हम कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ऐसे भी लिखा सकता है। या फिर और कॉमन रहता है परसेंटेज स्ट्रेंथ। ठीक है, परसेंटेज स्ट्रेंथ कह देते हैं। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट है, किस में लेंगे? मास ऑफ सोल्यूट ग्राम, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो कितने में होगा? ml में होगा, इंटू 100। ये हो गया। फोर्थ आती है अब आपकी पार्ट पर मिलियन, इसे हम ppm कहते हैं, ppm। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो सॉल्ट इन सी वाटर, या फिर पोल्यूटेंट इन इन्वायरमेंट, तो उसको लिख सकते हो सॉल्ट इन सी वाटर, या फिर पोल्यूटेंट इन इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट। कुछ नहीं करना है, जो भी तुम्हारा परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है या फिर वेट बाय वॉल्यूम है ना, उसको निकाल लेना। उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देना 10/6 के। मतलब क्या? अगर एग्जाम्पल दिया है तुम्हें 5 ppm वेट बाय वॉल्यूम ऑफ MgCl, ये तुम्हें एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 5 ppm दिया है ना, इसका मतलब वेट बाय वॉल्यूम दिया है, तो 5 ग्राम ऑफ किसका? MgCl प्रेजेंट इन वेट बाय वॉल्यूम है, तो प्रेजेंट इन 10⁶ ml
ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यही पार्ट्स पर मिलियन आ सकता है। अगर यही बिलियन आ जाए, पीबी या पीपीटी आ जाए, पीपीटी आ जाए, तो बिलियंस आ जाएगा 10⁹, पीपीटी आ जाएगा 10⁻12, ठीक है। बिलियन 10⁹, ट्रिलियन 10⁻12, बस इसको ये लिखना है। देन अभी जो हमने स्ट्रेंथ देखा था, स्ट्रेंथ को हमने स्ट्रेंथ, इसकी यूनिट क्या थी, वेट बाय वॉल्यूम देखा था ना, वेट बाय वॉल्यूम देखा था। तो वेट ग्राम और वॉल्यूम ml में लिया था, लेकिन वेट ग्राम में लिया था, वॉल्यूम भी लीटर, ये ले लिया ग्राम पर लीटर, ओके। एस को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हो गया स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ को कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ को हम निकाल सकते हैं मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरा होता है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ये स्ट्रेंथ के लिए। अब मोलैरिटी क्या है और नॉर्मेलिटी क्या है, ये अब देखेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ आएगी मोलैरिटी क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो मोलैरिटी को हम लिख सकते हैं, मोल्स है, मोल्स को लिख सकता हूँ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। प्रेजेंट कितने, 1 लीटर है, 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 1000, ठीक है। ये आ गया मोलैरिटी। जैसे कि 2m दिया, तो 2m की मीनिंग क्या आ जाएगी, 2 मोल्स ऑफ X प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये आ गया, ठीक है। सेकंड है तुम्हारी नॉर्मेलिटी को हम लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, सेम उसी में प्रेजेंट है, मतलब ml में करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं, अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, ये वेट ऑफ सॉल्यूट और इक्विवेलेंट वेट को हम मोल्स में कन्वर्ट करना चाहें तो वहाँ से वैलेंसी फैक्टर वाला टर्म आ जाता है। इक्विवेलेंट वेट को हम मोल्स में मतलब डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करते थे वहाँ से, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी को हम मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, मतलब मोलैरिटी को हम वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली नॉर्मेलिटी आ जाएगी। और ये वैलेंसी फैक्टर जो होते हैं HCl के लिए कितना हो जाएगा 1, H2SO4 है उसके लिए कितना हो जाएगा 2, NaCl जो है 1, MgCl2 2 वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। ये नॉर्मेलिटी हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा फॉर्मेलिटी क्या होता है, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय फार्मूला मास लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में लिखा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, ठीक है। ये फॉर एनी कंपाउंड इफ़ अ मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट है, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट इक्वल हो जाए तो मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है।
देन फोर्थ आती है जो इम्पोर्टेंट है, मोलैलिटी। ऊपर आई थी मोलैरिटी, अब ये है मोलैलिटी, स्मॉल एम, ठीक है। इसे कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और किस में प्रेजेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, नॉट अ सॉल्यूशन, ये केजी में, ठीक है। जैसे कि 4m दिया है तो क्या कहेंगे, 4 मोल प्रेजेंट इन x, या फिर 4 मोल ऑफ x प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड दिए हैं जिसका हम वैलेंसी फैक्टर निकालना देख रहे हैं। जैसे कि H3PO2 है, H3PO3 है और H3PO4 है। इसमें वैलेंसी फैक्टर का सिंपल सा ध्यान रखना, जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन -1 कर देना। 2 ऑक्सीजन है, -1 करोगे तो 1, 3 ऑक्सीजन है, -1 करोगे तो 2, 4 ऑक्सीजन है, -1 करोगे तो 3। ये हो गया तुम्हारा वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, ओके। अब आता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इससे ध्यान कैसे रखें, मोल फ्रैक्शन जो एक्स मोल फ्रैक्शन है इसमें लिख लेना मेरे मोल डिवाइड बाय सबके मोल, मेरे मोल डिवाइड बाय सबके मोल, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन लिखना है उसका मोल ले लेना, और सबके मोल मतलब टोटल मोल। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता है। और मोल फ्रैक्शन कैन बी ट्रीटेड एज अ मोल बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। मोल फ्रैक्शन को हम मोल की तरह यूज़ कर सकते हैं। और अभी जो हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है, यहाँ पे जहाँ जहाँ वॉल्यूम रहेगा वो सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेंगे। जैसे कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या फिर मोलारिटी में भी वॉल्यूम आई थी, और नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन से होंगे, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन से, वेट बाय वेट, मोलैलिटी, या फिर मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। और कोई जो बात है वो याद रखने वाली बातें हैं, जैसे 1 मोलर बोल दें और 1 मोलाल बोल दें, इसे हम लिखेंगे 1 मोल, ठीक है। 1 नॉर्मल कहें, नॉर्मल क्वेश्चन में दिया होगा 1 नॉर्मल, तो इसको 1n यूज़ कर लेंगे। अब आता है सेमी मोलर पूछ रहा है, तो सेमी मोलर मतलब जो भी मोल दिए उसका डिवाइड बाय 2 करते हैं ना, ठीक है। यही डेसी मोलर कह दे तो क्या कहते हैं, डेसी मोलर मतलब m/10। मिली मोलर कह दे तो मिली मतलब 10⁻³ और मोलर है तो m/1000, ये हो गया मिली मोलर, ठीक है। जब ना दिया हो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो, तो जनरली हम क्या कहेंगे, सभी क्वेश्चन के लिए हम यूज़ करेंगे वेट बाय वॉल्यूम। लेकिन अगर वो मोलैलिटी कैलकुलेट के लिए बोल रहा है तो वेट बाय वेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। इफ़ नथिंग मेंशन देन जनरली ये यूज़ करेंगे वेट बाय वॉल्यूम फॉर ऑल क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन स्पेशली वो पूछ ले कि नहीं मोलैलिटी चाहिए, मोलैलिटी दैट इज स्मॉल है, तो यहाँ पे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। एक और फॉर्मूला है जो हम
मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में निकालते हैं। जैसे ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ले लिया डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स बी, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इंटू मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए क्या है, सॉल्वेंट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच के रिलेशन है, ठीक है। तो और हम लिख सकते हैं एक और है मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन। तो मोलैलिटी मतलब स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M, कैपिटल M क्या है, मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू डी आएगा, 100 इंटू डी आएगा, सॉरी 1000 इंटू डी ही आएगा, ठीक है। तो 1000 इंटू डी फॉर क्या है, डेंसिटी आएगी, डेंसिटी, ठीक है, माइनस मोलैरिटी कैपिटल M इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी मतलब सॉल्यूट, ठीक है। ध्यान रखना इस पूरे नोट्स में बी फॉर सॉल्यूट है और ए फॉर सॉल्वेंट है। तो मोलैलिटी M इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 डी माइनस M इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। अगर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम ml दे दिया जाए या फिर लेस देन 1 m दे दिया जाए, डेंसिटी ऑफ ml लेस देन 1 ml दे दिया जाए, ठीक है। तो क्या कहेंगे, जो स्मॉल m है ना वो बड़ा होगा कैपिटल M से, ये। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ग्रेटर देन ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml से ज़्यादा देती है, तो क्या कहेंगे, जो कैपिटल M है वो ज़्यादा होगा स्मॉल m से, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, H2O2 के वॉल्यूम स्ट्रेन, H2O2, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब क्या है, इसका मतलब बस इतना ही है कि 1 लीटर H2O2 से कितने O2 बाहर निकले हैं, बस ये। तो हम लेट इफ वॉल्यूम ऑफ H2O2 विथ XV ले लीजिए, इतना वॉल्यूम है H2O2 का, ठीक है, H2O2 का इतना वॉल्यूम है। तो डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, इसका थ्योरम जो है वो आपके नोट्स में होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट फार्मूला, उसने डायरेक्ट पूछ लिया मोल ऑफ O2 बोल दो, मोल ऑफ O2 गैस, और क्वेश्चन में भी दिया होगा कि XV वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ये दिया होगा, तो यही XV। तो मोल ऑफ O2 गैस पूछ लिया जाए तो डायरेक्टली X/22.4 मोल ये हो जाएगा। अब ये मोल ऑफ H2O2 पूछ ले, H2O2 पूछ ले, तो इसको करेंगे 2x/22.4 दैट इज x/11.2 मोल, ठीक है। अब ये पूछ ले, हो सकता है ये मोल, दोनों के मोल ना पूछे, मोलैरिटी पूछ ले, मोलैरिटी सेम मोल के इक्वल x/11.2। नॉर्मलिटी पूछेगा तो नॉर्मलिटी पूछता है, नॉर्मलिटी की हम क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर H2O2 वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/5.6 आएगा, ये आ गई नॉर्मलिटी। और स्ट्रेंथ हमने पढ़ा था, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या था, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, जो वहाँ पे इससे बताया था। H2O2 16 दूनी 32, 33 34, तो 34 डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर 2, तो ये कितना हो जाएगा 17, ओके। तो यहाँ से नॉर्मलिटी x/5.6 इंटू 70, ये आ जाएगा तुम्हारा स्ट्रेंथ।
एज इट इज़ वहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इसने वेट बाय वॉल्यूम में दिया है, उसके बाद में स्ट्रेंथ पूछा है, वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय 10, ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में एक चीज़ और ध्यान रखना कि बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो इंक्रीज़ होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट हमने इंक्रीज़ किया है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा। मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा, बस। अब यहाँ पे देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करेगा, पहला नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। इसका एक और फार्मूला, जैसे हम वहाँ केमिकल काइनेटिक्स में भी सेम फार्मूला पढ़ते हैं, उसी की तरह log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइड बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर है, V का P क्या है, प्रेशर है। और ये अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए तो डिफरेंस पूछने के बाद ln P डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2T का स्क्वायर। डिफरेंशियल फॉर्म है इसका, ठीक है। आप देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ अ लिक्विड, साइज ऑफ कंटेनर और स्पेस अवेलेबल। उस लिक्विड का अमाउंट कितना है, अमाउंट ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ कंटेनर एंड स्पेस अवेलेबल, स्पेस अवेलेबिलिटी, इस पे हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर में मेन चीज़ एक और आती है जो होती है राउल्स लॉ। और ये राउल्स लॉ एक ध्यान रखना, ये राउल्स लॉ जो तुम्हारा है ना, ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ वैलिड है तुम्हारा लिक्विड, मतलब लिक्विड के लिए, ओनली वैलिड फॉर लिक्विड के लिए। तो अब देखते हैं क्या है ये राउल्स लॉ। अगर ये एक लिक्विड है ए, इसका प्योर लिक्विड है ये, और इसका P0 प्रेशर है, P0 ए। दूसरा लिक्विड है बी, इसमें इसका प्रेशर प्योर प्रेशर P0 बी है, और इनको अब मिला दिया, एक बीकर में मिला दिया। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर मिक्सचर का बनेगा, तो ये मिक्सचर का वेपर प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, तो पी ए डैश पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्योर वाला इंटू मोल फ्रैक्शन पी बी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू एक्स बी। ये सबके पार्शियल प्रेशर यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। ये प्योर स्टेट के हैं और ये आपके पार्शियल प्रेशर लिख लेंगे। तो जो पी टोटल आएगा, टोटल प्रेशर आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आ जाएगा। तो इसको पी टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, P0 ए एक्स ए प्लस P0 बी एक्स बी, ये हो गया। ये तुम्हारा राउल्स लॉ कहता है, यहाँ से हम पी टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी के सेम टू सेम एक होता है डाल्टन्स लॉ, ये राउल्स लॉ, और सेम इसी का एक और आता है डाल्टन्स लॉ। ठीक है। अब ये डाल्टन्स लॉ, जैसे कि राउल्स लॉ किस पे वैलिड था, लिक्विड के लिए वैलिड था, और ये डाल्टन्स लॉ ये गैस पे वैलिड है, और ये सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स पे ही वैलिड है। तो इसमें क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस, ये जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वेपर मीडियम। तो x जो हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे वो कहाँ पे निकालेंगे, गैस में निकालेंगे, इन वेपर मिक्सचर इनटू पी टोटल टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वेपर मीडियम इनटू टोटल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। ये कहाँ पे लिखेंगे, वेपर फेज में, ठीक है। तो यहाँ से आता है P पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ A एक्स ए, ये जो हमने निकाला था, इज इक्वल टू वाई ए पी टी। पार्शियल प्रेशर इसके इक्वल है, ये डाल्टन्स लॉ बोल रहा है और ये हमारा राउल्ट्स लॉ बोल रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है, राउल्ट्स लॉ से निकालते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट प्योर वाला इंटू बी एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और यहाँ पे वाई बी इंटू पी टोटल, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू फाइंड लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या निकालना है, टू फाइंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP। तो इसके हम पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ सोल्यूशन, प्योर प्रेशर ऑफ ए माइनस प्योर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय पी नॉट ऑफ ए। सेम ए से डिवाइड करोगे तो यहाँ से आएगा एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। देन मोल फ्रैक्शन जब भी कैलकुलेट करना बोले तो यहाँ से कैलकुलेट करना, यहाँ से आ जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल एन ए और एन ए प्लस एन बी, ये ए का है, ठीक है। अब ये पूछ ले कि टू फाइंड द गिवन मास या फिर मॉलिकुलर वेट अगर फाइंड आउट करने के लिए बोले तो सेम यही फॉर्मूला, बस पी नॉट ए की जगह पी एस आ जाएगा, मतलब पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। यहाँ से तो ये कब यूज़ करेंगे, टू फाइंड गिवन मास या फिर मॉलिकुलर वेट फाइंड आउट कर लिए बोले तो ये फॉर्मूला। अगर रिलेटिव लोअरिंग पूछ रहा है तो ये, ठीक है। यहाँ से 100 डिग्री प्योर वाटर अगर दिया है, 100 डिग्री प्योर वाटर अगर दिया है तो उसका वेपर प्रेशर होता है 1 ATM। 1 ATM को हम लिखते हैं 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं आइडियल गैसेस की। उनके क्या होते हैं, तो जो आइडियल नॉन आइडियल वाले उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आइडियल सोल्यूशन क्या है, आइडियल सोल्यूशन वो है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। तो हम इसको कहते हैं फॉलो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें। तो इसमें जो सॉल्यूट का इंट्रैक्शन है और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन है, ये सॉल्यूट के इंट्रैक्शन के इक्वल होता है आइडियल सोल्यूशन में। तो आइडियल सोल्यूशन सॉल्यूट इंट्रैक्शन, सॉल्यूट मतलब बी, इनका इंट्रैक्शन इक्वल होगा सॉल्वेंट दैट इज ए सॉल्वेंट और सॉल्यूट दैट इज ए और बी, ये इक्वल होगा। तो ये क्या करेंगे, इनका इंट्रैक्शन इक्वल होगा, क्या करेंगे। पहली बात, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर जो हमें मिलेगी, वो क्या होगी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और ये कैलकुलेशन कहाँ से करते हैं हम, बाय राउल्ट्स लॉ से करते हैं। तो ऑब्जर्व कैलकुलेट के इक्वल होगी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों इक्वल होगा। और इनका अगर चेंज देखा जाए
चेंज इन वी मिक्सचर, मिक्सचर के बाद में जो चेंज होगा वो ज़ीरो आएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, तो चेंज ज़ीरो होगा। हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज देखा जाए, हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी ज़ीरो होगा क्योंकि आइडियल है। तो डेल्टा एच मिक्सचर चेंज कुछ हुआ इसमें नहीं हुआ, एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी और एंट्रोपी बढ़ रही है और डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, दैट इज स्पॉन्टेनिटी। ये हो गया आइडियल गैस के लिए। तो ये पूरा हो गया हमारा आइडियल गैस सॉल्यूशन के लिए। अब देखते हैं इसके एग्जांपल। एग्जांपल में आएंगे बेंजीन प्लस टॉल्यूइन या फिर एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये, और क्लोरीन प्लस वाटर ध्यान में रखना, इतना ध्यान रखोगे तब भी हो जाएगा वैसे। नेक्स्ट आता है हम नॉन आइडियल देखेंगे, आइडियल के बाद अब देखते हैं नॉन आइडियल। ठीक है, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल मतलब एक तो इक्वल नहीं है तो दो हो सकते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नेगेटिव डेविएशन। तो दोनों देखते हैं साइड बाय साइड। ठीक है, तो पहले देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे सब सारे इक्वल थे तो अब ये पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है, मतलब सॉल्यूट का इंट्रैक्शन इक्वल टू सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये कंपेयर करेंगे अगर सॉल्यूशन से तो ये ज़्यादा आता है, ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये ज़्यादा आएगा किसमें, पॉजिटिव डेविएशन। यही अगर नेगेटिव डेविएशन होता तो इसमें भी सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्वेंट, लेकिन ये कम होगा किससे, सॉल्यूशन से, सॉल्वेंट और सॉल्यूट इससे कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये ज़्यादा आ रहा है, इनका इंट्रैक्शन ज़्यादा आ रहा है, मतलब ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, किससे आ रहा है, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे देखो ये कम आ रहा है, मतलब ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन कैलकुलेट वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर ज़्यादा मतलब टेम्परेचर कम, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होगा एक्सपेरिमेंटल वो क्या आएगा, कम आएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थ्योरेटिकल ये कम आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व ज़्यादा आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेटेड बोल दो, थ्योरेटिकल को ही हम कैलकुलेटेड बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं वॉल्यूम मिक्सचर। यहाँ पे सारी चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं तो डेल्टा वी मिक्सचर पूछ ले, डेल्टा एच मिक्सचर पूछ ले, ये दोनों ग्रेटर देन ज़ीरो होंगी। और एंट्रोपी और एंथैल्पी वाला दोनों में सेम रहेगा, एंट्रोपी यहाँ पे भी बढ़ेगी और डेल्टा जी नेगेटिव ही रहेगा, एंट्रोपी यहाँ पे भी बढ़ेगी और डेल्टा जी नेगेटिव ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस इसमें चेंज है, डेल्टा वी मिक्स और डेल्टा एच मिक्स, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन ज़ीरो आ जाएगा, तो डेल्टा एच और डेल्टा वी मिक्सचर लेस देन ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल आएंगे, जैसे CCl4 ये पॉजिटिव डेविएशन, CHCl3 ये नेगेटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन में एनिलीन नेगेटिव डेविएशन, ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन का आधा पार्ट। इसके बाद हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में देखा जाए तो इसमें दो टाइप आते हैं। एक आता है नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी आती है अब नॉर्मल। ठीक है। अब नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में अगर हम देखेंगे डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो और एसोसिएशन हो, इनिशियल जो मोल थे सॉल्यूट के, मोल ऑफ सॉल्यूट जो इनिशियल था वही आफ्टर होता है, आफ्टर भी वही होते हैं, जो इनिशियल था वही आफ्टर होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ये नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में होता है। लेकिन अब नॉर्मल में क्या होता है, यहाँ पे चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं कि नंबर जो आफ्टर हैं डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद, वो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन हो और डिसोसिएशन हो, इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज कुछ हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए देखा जाए डिसोसिएशन, NaCl अगर डिसोशिएट हो रहा है तो Na+ और Cl-, ये एक मोल था, ये एक तो टोटल 2 बने हैं ना, तो 2 मोल ऐसे। अब ये मतलब पढ़ने के लिए हम पहले पढ़ते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये जो आई है ये क्या है, ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व, जो हमने ऑब्जर्व की, या फिर एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल या फिर थेरोटिकल, या फिर हम बोल सकते हैं कैलकुलेटेड या फिर आफ्टर रिएक्शन जो मिली है ये, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन थेरोटिकल ये। तो यहाँ से आई जी जो मोल्स में अगर हम निकालें, मोल्स में क्या होगा, एन ऑब्जर्व अपॉन मोल्स नॉर्मल मोल, या फिर हम अगर मॉलिक्यूलर वेट में निकालें तो मॉलिक्यूलर वेट मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इन्वर्स रिलेशन आए तो मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में पूछेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉर्मल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑब्जर्व, ये आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे होती है, एक होता है एसोसिएशन, एक होता है डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन हो रहा है बन रहे हैं, तो 2 है वो कंबाइन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो एसोसिएशन जो होगा वो आई की वैल्यू जो आएगी वो 1 से कम आएगी। यही अगर डिसोसिएशन होगा तो आई की जो वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा होगी। तो जो आई होगा ना उसको हम डिवाइड करेंगे, पहले आई इज इक्वल टू 1, आई ग्रेटर देन 1 और तीसरा आई लेस देन 1। ठीक है, ये 3 चीज़ें। आई इज इक्वल टू 1 रहेगा, आई इक्वल टू 1 कहाँ रहेगा, जैसे हमें जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट दिए रहते हैं वहाँ पे हो सकता है, जैसे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल यूरिया हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है यहाँ पे। और ये हो गया ग्रेटर देन 1 कहाँ पे आएगा, डिसोसिएशन में आएगा, और ये लेस देन 1 कहाँ आएगा, एसोसिएशन में आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, एसिडिक एसिड और बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड, ये डाइमर फॉर्म करते हैं, डाइमर इन बेंजीन, डाइमर फॉर्म करते हैं एसोसिएशन के लिए। ठीक है। अब हम केस देखते हैं, पहला देखते हैं डिसोसिएशन में। डिसोसिएशन बता सकता था डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन अगर ये याद रहेगा ना तो कभी तुम भूलोगे नहीं, इस वजह से। डिसोसिएशन में AX/BY है, ये अगर टूटेगा x a⁴y प्लस y b⁻−x। अगर ये 1 मोल है तो यहाँ पे 0 0 रहेगा, t टाइम 0 पे, अगर t टाइम t हो गया
यहाँ पे अल्फ़ा डिसोसिएशन हुआ तो ये कितना हो जाएगा एक्स अल्फ़ा और ये वाई अल्फ़ा। टोटल मोल अगर निकालूंगा तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा ये आ जाएगा। अगर यही कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल मोल कितना आ जाएगा 1 और अल्फ़ा कॉमन निकाल रहा हूँ तो अल्फ़ा कॉमन निकालो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 1 क्योंकि यहाँ से भी अल्फ़ा कॉमन निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1। अब n ठीक से समझना, n क्या है, n है x प्लस वाई। इसका मतलब क्या, सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक ऑफ रिएक्टेंट, ये है तुम्हारा n। मतलब क्या, एग्जांपल ये देख लो 2a कन्वर्ट हो रहा है 4b प्लस 3c में, तो यहाँ से n निकालूंगा तो क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट 4 5 6 7 डिवाइड बाय रिएक्टेंट 2, ये n की वैल्यू ना कि 7n की वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू ये आएगी। ओके, तो अब i निकालते हैं। i क्या होता था, n ऑब्जर्व मतलब अभी जो ऑब्जर्व आया है तो वो कितना है 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1, और जो n नॉर्मली l कितना था 1 मोलर। तो यहाँ से आए i की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अगर अल्फ़ा 1% है 100% है तो अल्फ़ा 1 डाल देना और i इज इक्वल टू n आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पूरा डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, और डिसोसिएशन में एक और चीज़ है, जैसे क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में H2I2 का डिसोसिएशन अगर करोगे तो Hg प्लस 2 ये 2 था ना, Hg प्लस 2 प्लस 2I माइनस, ऐसे टूटेंगे ये, तो ये टूटना ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएशन। ठीक है, क्योंकि ये डिसोसिएशन खत्म, अब नेक्स्ट देखते हैं हम एसोसिएशन। ओके, एसोसिएशन क्या में क्या होगा, NA पार्टिकल्स होंगे जो कंबाइन होके n बना रहे हैं। ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल मोल 1 मान लेता हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 माइनस NX और यहाँ पे x मोल बन गए। तो डिसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन हमें पता है NX इज इक्वल टू A अल्फ़ा, लेकिन हमने डिसोसिएशन अल्फ़ा यूज़ कर लिया तो यहाँ पे बीटा यूज़ करें, तो NX इज इक्वल टू A बीटा। A की वैल्यू कितनी थी 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बीटा बाय n, तो बीटा बाय n, तो 1 माइनस n बीटा बाय n और ये बीटा बाय n से n कैंसिल, 1 माइनस बीटा और यहाँ पे बीटा बाय n। टोटल मोल निकालोगे तो 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाय n। अब यही कॉमन निकाल लो तो 1, ये बीटा कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय n माइनस 1 इंटू बीटा, 1 प्लस आ जाएगा ना, ये रहने दो यहाँ पे, इसको इंटरचेंज कर लो और बीटा कॉमन निकाल लो। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे जो n है ये क्या है, यहाँ पे जो n है ये है सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट मतलब एग्जांपल के लिए देखो, A अगर हाफ A2 में कन्वर्ट हो रहा है, A अगर हाफ A2 में तो रिएक्टेंट कितना है 1, प्रोडक्ट कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 2। ये पूरा डेरिवेशन बताने का यही तरीका, मतलब इसलिए बताया कि ये आपको n की वैल्यू समझ में आ जाए, बस इसलिए बताया गया है। तो अब यहाँ से i की जो वैल्यू हम निकालेंगे, i क्या होता है ऑब्जर्व अपॉन नॉर्मल। ऑब्जर्व हमने निकाला 1 प्लस बीटा 1/n माइनस 1 डिवाइड बाय 1, तो यहाँ से एसोसिएशन के लिए 1 प्लस बीटा 1/n या फिर नॉर्मल n माइनस 1, ये याद रखना। ये हो गया एसोसिएशन और डिसोसिएशन। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट के रिलेटिव नंबर पे डिपेंड करे। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, नेचर
एंड आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नेचर और आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ये हमारी कॉलिगेटिव। इसमें पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आती है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे जो डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसमें पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला पहले तुम्हें बता दिया था, लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर वाला, और वो क्या था जो बताया था, पी नॉट ए माइनस पी नॉट एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। यही है तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग वाला। और इसमें दूसरा जो आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन मतलब टी फाइनल। जो टी फाइनल होगा ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी से डिनोट करते हैं। और जो फाइनल टेम्परेचर आएगा ना, टी फाइनल एलिवेट हुआ है मतलब बढ़ गया है, तो टी बी नॉट प्लस डेल्टा टी बी, ये फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इनवर्स रिलेशन बताया था। तो डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, ये इसका जो फॉर्मूला है उसको याद करने के लिए एक ही ट्रिक है, वो तुझे मेरी कसम। कैसे? तुझे मेरी कसम, दोनों का याद करने का एक ही फार्मूला है, क्योंकि इसमें अभी एक और आएगा। तुझे मतलब डेल्टा टी बी, मेरी मतलब मोलैलिटी, कसम मतलब के बी। ये हो गया नॉर्मल। अब यही एबनॉर्मल दिया होगा तो हम इसको मल्टीप्लाइड बाय आई से कर देंगे। अब के बी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो होता है, के बी इज इक्वल टू आर टी बी का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि के बी की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी वैसे। और टी बी को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी नॉट सोल्यूशन माइनस टी नॉट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये होगा। इसे हम कहते हैं मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अगर मोल इज इक्वल टू 1 है, अगर मोल इज इक्वल टू 1 कर दिया जाए तो डेल्टा टी बी जो होगा वो के बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि फॉर वाटर के बी की वैल्यू जो होती है 0.52 होती है, 0.52 होती है। यूनिट क्या होती है, kg पर मोल। ठीक है, एट हाइट पे, जितना हाइट पे जाओगे एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा। अगर प्रेशर कम होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा मतलब कुकिंग का जो टाइम है ना वो बढ़ जाएगा। जितना ऊपर जाओगे वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और कुकिंग का टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इसमें थर्ड आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन। सेम वही फॉर्मूला, तुझे मेरी कसम, तो डेल्टा टी एफ आएगा यहाँ पे, तुझे मेरी कसम एम इंटू के एफ आ जाएगा। ठीक है, और इस डेल्टा टी एफ डिप्रेशन मतलब कम हुआ है, मतलब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ ऑफ सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा और सोल्यूशन का कम होगा। सोल्यूशन, ठीक है, ये। और के एफ फॉर वाटर ध्यान रख लेना 1.86, ये कभी कभी दिया भी नहीं होता है। अगर ये एबनॉर्मल होगा तो आई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे एक चीज़, आई की जो वैल्यू है ना, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट कर देना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आगे। ओके, तो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है,
ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, एक तुम्हें एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में जिसमें हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं इसको का। तो यहाँ पे देख लेना ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, जिसे हम रो एच रो जिसे हम नापते थे वहाँ पे। हमें एक बात पता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो पी प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट कर दिया, ये वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से पाई की जो वैल्यू आएगी, वी को डिवाइड करना है सी आर टी, ये आएगी पाई की वैल्यू, ठीक है। दैट इज़ हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू एबनॉर्मल वाला भी ऐड कर लेंगे सबके, आई सी आर टी। टी क्या है, टेम्परेचर है, सी क्या है, सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है, और पाई क्या है तुम्हारा, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। अब आर टी की जो वैल्यू है ना, आर टी की वैल्यू डायरेक्टली ध्यान रखो, अगर ये 300 केल्विन बोल रहा है तो डायरेक्ट 24.64, अगर ये 273 केल्विन बोल रहा है तो उल्टा कर देना 24.46, ठीक है। ये आर टी की वैल्यू, और अगर तुम्हें कैलकुलेट ही करना है तो टेम्परेचर पुट कर देना, और आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पहले होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिसमें दोनों को ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं C1R_T1 इज इक्वल टू C2R_T2। टेम्परेचर अगर सेम कर दिया जाए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इसे हम कहेंगे आइसोटोनिक, ठीक है। अगर यही इनिशियल पार्शियल प्रेशर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए फाइनल से, इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक, और ये कम है इसलिए हाइपोटोनिक, और ये ज़्यादा है इसलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे जो कुछ चीज़ें याद रखना है तुम्हें, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, और शुगर बोल दे, माल्टोज बोल दे, सुक्रोज बोल दे, लैक्टोज बोल दे, तो 342 लेना, और फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के लिए 180, ये मॉलिक्यूलर वेट ध्यान रखना। और एक स्टेट में 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl जो होता है वो आइसोटोनिक होता है विथ ब्लड, ठीक है। कॉपर फेरोसाइनाइड is used as a semi-permeable membrane, तरह यूज किया। अब कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल, इनका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट के लिए हम एक प्रोसेस होता है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, ऑस्मोटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हम लिखते हैं। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू सी, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I इंटू सी, जो ऊपर वाला बताया था, कौन सा, ये वाला, वेपर प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये वाला चीज़ जो बताई थी।
बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई इंटू सी होता है, कॉन्सेंट्रेशन आई इंटू सी, और फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट आता है एक छोटा सा टॉपिक होता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का कहना है कि रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होता है। ये सॉल्युबिलिटी में एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन, और ये पी क्या है, प्रेशर, ठीक है। और यहाँ से हम पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स कॉन्स्टेंट निकालते हैं, तो ये आता है तुम्हारा हेनरी कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे के एच की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, और सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। एक्स डिक्रीज़ होगा और सॉल्युबिलिटी तुम्हारी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी में और एक चीज़ आती है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। मिक्सचर बॉइल्स एट ए सेम टेम्परेचर। मिक्सचर क्या होता है, बॉइल्स हो रहा है और एट टाइम सेम, कैन नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल मीन्स। सेम टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं वो बॉइल्स, ठीक है। सेम टेम्परेचर पे बॉइलिंग होती है और कैन नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो हम पढ़ते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। अब इसमें दो टाइप होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते थे, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट उनका होगा जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। अब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट CH3 CH2OH प्लस H2O, ये पॉजिटिव डेविएशन वाले, C2H5OH प्लस H2O, ये पॉजिटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन में नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर HNO3 प्लस H2O, ये ठीक है, ये नेगेटिव डेविएशन। बस सॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। और इसमें और चीज़, वैसे तो सारी चीज़ें बता दी गई हैं, और एक बार देख लेना और डायरेक्ट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन ना हो या फिर डाउट हो तो कमेंट में बता देना। और इसके नोट्स मैंने मतलब प्रिंट आउट डिस्क्रिप्शन में दे दिया, टेलीग्राम पे भी मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स ले लेना, और कोई डाउट हो तो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।